आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड में प्रथम पेपर में सामाजिक विचारक में। और सामाजिक विचारक में बात करते हैं हम दुर्खिम की। दुर्खिम जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खिम ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में किया। दुर्खिम श्रम विभाजन को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण मानते हैं। प्रमुख कारण सामाजिक परिवर्तन को मानते हैं। प्रारंभ में श्रम विभाजन लिंग भेद, स्त्री और पुरुष के आधार पर, आयु भेद, एज डिफरेंस, बालक, युवा, वृद्ध आदि के आधार पर श्रम विभाजन रहा होगा। ये दुर्खिम के विचार हैं। दुर्खिम ने बताया कि जनसंख्या का आकार, घनत्व तथा मानवीय आवश्यकताओं ने श्रम विभाजन को जन्म दिया। जब जनसंख्या बढ़ी, आकार और घनत्व में वृद्धि हुई, तो समाज में धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ी। इनकी पूर्ति के लिए श्रम विभाजन ही एकमात्र रास्ता बताया दुर्खिम ने। दुर्खिम ने कहा कि श्रम विभाजन ही समाज में नवीन वर्गों को जन्म देता है, पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न करता है, विशेषीकरण को जन्म देता है और समाज में व्यक्तिगत भिन्नताएं बढ़ती हैं। श्रम विभाजन ही समाज में विभिन्न प्रकार की एकता को जन्म देता है। प्राचीन समय में श्रम विभाजन लिंग भेद के आधार पर, आयु भेद के आधार पर तथा समाज सरल और छोटे थे। उस समय दुर्खिम बताते हैं कि उस समय समाज में जिस प्रकार की एकता थी, उसे दुर्खिम ने यांत्रिक एकता, मैकेनिकल सोल्डरिटी कहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आधुनिक समाजों में जिस प्रकार की एकता पाई जाती है, उसे सावयवी एकता कहते हैं, ऑर्गेनिक सोल्डरिटी कहते हैं। दुर्खिम की रचना समाज में श्रम विभाजन 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड है श्रम विभाजन के प्रकार। यहाँ पर दुर्खिम ने बताया कि यहाँ पर सामाजिक एकता के लिए श्रम विभाजन को आधार माना है तथा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कानूनों के प्रकार, एकता के प्रकार, मानवीय संबंधों के प्रकार, अपराध, दंड आदि की व्याख्या की है। दूसरा जो खंड बताया है वो है कारण एवं दशाएं। यहाँ पर दुर्खिम ने बताया कि इस खंड में दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारण एवं परिणामों की चर्चा की है। तीसरा जो खंड बताते दुर्खिम, वो कहते हैं कि श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। इस खंड में दुर्खिम ने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है। अब हम पहला खंड श्रम विभाजन के प्रकार्य की चर्चा करते हैं। श्रम विभाजन के प्रकार्य में दुर्खिम ने बताया कि यहाँ पर दुर्खिम ने प्रकार्यों को 2 अर्थों में व्याख्या की है। पहला गति व्यवस्था अर्थात क्रिया, दूसरा क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकताएं। दुर्खिम समाज को एक नैतिक वास्तविकता मानते हैं। इसके अभाव में सामाजिक व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकती है। वहीं दुर्खिम कहते हैं कि नैतिकता मानव व्यवहार पर अनिवार्य रूप से लागू होती है और श्रम विभाजन की प्रकृति भी नैतिक है। इसलिए श्रम विभाजन का प्रकार्य भी समाज में नैतिक कार्यों को उत्पन्न करता है। दुर्खिम बताते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना नहीं है। सामान्यतः माना जाता है कि श्रम विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना है, क्योंकि श्रम विभाजन के कारण समाज में विशेषीकरण और उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है, इसलिए समाज में सभ्यता बढ़ती है। इसी कारण कई विद्वान श्रम विभाजन को सभ्यता का स्रोत मानते हैं। लेकिन दुर्खिम ये कहते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना नहीं है, क्योंकि स्रोत का अर्थ है प्रकार्य से नहीं। दुर्खिम कहते हैं कि स्रोत का अर्थ प्रकार्य से नहीं है। विशेषीकरण, उत्पादन शक्ति में वृद्धि श्रम विभाजन के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए ये परिणाम है, प्रकार्य नहीं है, और प्रकार्य परिणाम नहीं होता है। दुर्खिम ने सभ्यता के विकास में 3 प्रकार के विकास को शामिल किया है। पहला औद्योगिक, दूसरा कलात्मक और तीसरा वैज्ञानिक।
औद्योगिक विकास में दुर्खिम बताते हैं कि जहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ नैतिक उन्नति के बजाय अपराध और आत्महत्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। रेल, मोटर तथा अन्य मशीनें काफ़ी उपयोगी हैं, लेकिन इनके साथ कोई नैतिक संबंध नहीं है। दुर्खिम का मत है कि औद्योगिक क्रियाएं आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, लेकिन नैतिक आवश्यकताओं की नहीं। दूसरी चीज़ बताए कलात्मक विकास। इसका संबंध दुर्खिम बता दें कि इसका संबंध नैतिकता से नहीं है। कलाकृतियों में नैतिक घटनाओं की अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन कला नैतिक तथ्य नहीं है। तीसरा बताते हैं कि वैज्ञानिक विकास। दुर्खिम ने बताया कि विज्ञान में भी आंशिक रूप से नैतिकता का तत्व है, क्योंकि समाज के सदस्यों द्वारा ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाना तथा वैज्ञानिक सत्य को जानना एक कर्तव्य माना जाता है। इसलिए दुर्खिम सभ्यता के तीनों पक्षों के विकास का संबंध नैतिक विकास से नहीं मानते हैं। बाद में बात करते हैं यहाँ दुर्खिम कानून एवं एकता, लॉ एंड सॉलिडरिटी। दुर्खिम का कहना है कि वैधानिक कानून से समाज की एकता माप सकते हैं। वैधानिक कानून पारस्परिक संबंधों को प्रकट करते हैं। जितने घनिष्ठ संबंध होंगे उतनी अधिक समाज में एकता पाई जाती है। दुर्खिम ने 2 प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया है। दमनकारी कानून, ये सार्वजनिक कानून होते हैं जो व्यक्ति एवं राज्य के संबंधों को नियमन करते हैं। इसमें व्यक्ति के बजाय सामूहिक हितों को महत्व दिया जाता है। दमनकारी कानून 2 प्रकार के होते हैं, दंडकारी कानून और दूसरा व्याप्त कानून। तो दुर्खिम ने दंडकारी कानून में बताया कि इनका संबंध कष्ट देने, हानि पहुंचाने, हत्या करने से एवं स्वतंत्रता का हनन करने से है। दूसरा बताया व्याप्त कानून, ये संपूर्ण समूह में नैतिकता के आधार पर व्याप्त होते हैं। दूसरा बताया दुर्खिम ने प्रतिकारी कानून, ये कानून व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में उत्पन्न असंतुलन को सामान्य करते हैं। इस कानून के अंतर्गत दीवानी कानून, व्यावसायिक कानून, संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून आदि आते हैं। तो दुर्खिम ने प्रतिकारी कानून में इन चीज़ों को लिया कि इस तरह के जो कानून होते हैं, दीवानी कानून है, व्यावसायिक कानून है, संवैधानिक कानून है, प्रशासनिक कानून है, ये इनका उल्लेख उन्होंने प्रतिकारी कानून में किया है। दमनकारी कानून समानता का प्रतीक है। इसके द्वारा उत्पन्न एकता को दुर्खिम ने यांत्रिक एकता बताया है। प्रतिकारी कानून का संबंध विभिन्नताओं एवं श्रम विभाजन से है। इससे प्रकट होने वाली एकता को दुर्खिम ने सावयवी एकता कहा है। तो इस प्रकार से दुर्खिम ने श्रम विभाजन के सिद्धांत में विभिन्न प्रकार की चीज़ों का उल्लेख किया, और आगे हम इसके जब बात करेंगे उसके दोनों प्रकार के जो समाज बताते हैं दुर्खिम, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज, कि यांत्रिक एकता और सावयवी एकता श्रम विभाजन में किस तरह से रोल अदा करती है या किस तरह से उसकी भूमिका होती है। तो बात करेंगे अपन मैकेनिकल सोसाइटी की यांत्रिक समाज में, वो अपन अगले अध्याय में करेंगे।